बच्चों ये जो क्वेश्चंस हैं इनमें जो ब्लैंक्स हैं इन ब्लैंक्स को प्रेपोजिशन की मदद से फिल करना है। आप कमेंट्स कीजिए, आपके कमेंट्स के बेसिस पर मैं इनको फिर एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। स्टार्ट। वेरी गुड, बहुत अच्छे। गुड। ऑल दोज हु आर लाइव एट द मोमेंट हैव टू कमेंट द आंसर्स टू दिस क्वेश्चंस। जितने भी बच्चे इस समय लाइव हैं उन सबको ही इन क्वेश्चंस के आंसर्स को कमेंट करना है। एवरी व्यूअर हैज टू कमेंट द आंसर्स टू दिस क्वेश्चंस। जो भी आपको सही लगे गलत लगे अपना कमेंट कीजिए, आई विल एक्सप्लेन, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। गुड। गुड। देखिए आप में से ज्यादातर बच्चे शायद जानते होंगे कि सम टाइम अगो वी हैड अ सीरीज ऑन प्रेपोजिशंस, ठीक है। उसमें हमने प्रेपोजिशंस पर, स्पेशली द प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस एंड स्पेस, ठीक है। प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस एंड स्पेस पे हमने मतलब 3 4 5 लेक्चर्स की एक सीरीज डिस्कस की थी। तो अगर आपने उस सीरीज को देखा है, उस सीरीज के वीडियोस को, इफ यू हैव वॉच्ड द वीडियोस ऑफ दैट सीरीज, तो बहुत से क्वेश्चंस है उनके आंसर्स आप इजीली बता लोगे, ठीक है। बाकी फिर भी कुछ रहेगा देन आई विल एक्सप्लेन। गुड। अब देखिए जैसे कि आप लोग कमेंट कर रहे हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है ना इसका तो आंसर है इसमें फॉर। इसका तो सारे बच्चे लगभग आंसर सही बता रहे हैं, तो अगर किसी का कुछ गलत आंसर होता है देन आई एक्सप्लेन कि ऐसा क्यों नहीं, मतलब लेकिन अगर आंसर सही बता रहे हैं तो हम क्यों मतलब टाइम खराब करें। बेसिकली होता है क्या है कि अगर मतलब किसी क्वेश्चन का आंसर जो है वो बच्चा नहीं, बच्चा कुछ और आंसर मतलब कमेंट कर रहा है या उसको कुछ और लग रहा है, तो फिर हमें बच्चे को एक्सप्लेन करना पड़ता है कि भाई आपने जो आंसर बताया वो आपका गलत क्यों है, ठीक है। बट जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर सारे बच्चे जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर सही ही बता रहे हैं, ठीक है। तो अगर सही ही बता रहे हो तो फिर मैं उसको अननेसेसरली क्यों एक्सप्लेन करूं, जब आपको पता ही है कि क्वेश्चन का आंसर क्या है, इसका मतलब आप समझ रहे हो उस कॉन्सेप्ट को, आप समझ पा रहे हो क्वेश्चन को। जनरली गलतियां कब होती हैं, जब बच्चे या तो क्वेश्चन नहीं समझ पाता या फिर वो उस कॉन्सेप्ट को जिसको वो आंसर कर रहा है उसको नहीं मतलब पूरा समझता है, ठीक है। हाँ। नहीं, टू मनी नहीं हो सकता बच्चे। टू एक्चुअली जो होता है ना रेसिपिएंट का प्रेपोजिशन होता है। जैसे अगर यहाँ पर लिखा होता द बॉय गेव मनी टू हिज मदर या हिज मदर गेव मनी टू हिम, तो आ जाता है, टू रेसिपिएंट के लिए हो जाता है। और ये जो हमने लिखा ना द बॉय आस्क्ड हिज मदर फॉर मनी, तो इसका मतलब देखिए एक बच्चे ने आंसर भी किया था, आस्क फॉर का मतलब होता है टू डिमांड। आस्क फॉर का मतलब होता है मांगना। दे आस्क्ड फॉर मोर मनी, दे आस्क्ड फॉर सम टाइम, तो आस्क फॉर का मतलब होता है मांगना कुछ, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं। द रिजॉर्ट लाइज अबाउट 2000 मीटर्स डैश द सी लेवल। अब जैसे अगर हम देखें यहाँ पर 2000 मीटर्स अगर हम लिख रहे हैं सी लेवल से, तो ये ऑब्वियस ही बात है कि हायर की बात हो रही होगी, डाउन की बात नहीं हो रही होगी। लोअर साइड की नहीं, हायर साइड की बात हो रही होगी कि सी लेवल से हायर। अब इस पोजीशन में हमने पढ़ा कि हमारे पास दो प्रेपोजिशंस होती हैं जिनका हम यूज करते हैं। एक होती है ओवर और एक होती है अबव, ठीक है। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि जो हमने प्रेपोजिशन पे एक शॉर्ट सीरीज डिस्कस की थी ऑन प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस, उसमें भी अबव को और ओवर को काफी एक्सप्लेन कर दिया गया था डिटेल में। हम्म। लेकिन फिर भी एक बात समझें, ओवर और अबव का जो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है जो आपको ध्यान रखना है, जो इस क्वेश्चन के आंसर में काम आएगा, वो ये है कि व्हेन समथिंग इज वर्टिकली अबव समथिंग एल्स, जब कोई एक चीज किसी दूसरी चीज के बीच में बीच में एक वर्टिकल गैप हो, ठीक है, एग्जैक्टली उसके ऊपर हो, तो हम ओवर अंडर का यूज करते हैं। जैसे कि ये मान लो कोई ऑब्जेक्ट हो गया ए और ये कोई एक ऑब्जेक्ट हो गया बी। अब इनके बीच में वर्टिकल गैप है, ठीक है, ये वर्टिकल पोजीशन में है। आप ऐसे मान सकते हो कि ये जो ए है ये सीलिंग का फैन है, मतलब एक सीलिंग है उसमें ये फैन है, ठीक है। और ये जो बी है वो ग्राउंड पे रखा हुआ या मतलब एक टेबल है। तो बी एक टेबल है, ए एक फैन है, तो उनके बीच में गैप है, तो हम कह देंगे द फैन इज ओवर बी
सॉरी, द फैन इज ओवर द टेबल एंड द टेबल इज अंडर द फैन। तो हम इस कॉन्टेक्स्ट में ओवर अंडर का ज्यादा यूज करते हैं, जहां पर कोई एक चीज किसी दूसरी चीज के एग्जैक्टली ऊपर होती है, ठीक है। लेकिन ये जो ए और बी का जो रिलेशन है, या यूं कह लीजिए कि जो फैन का और टेबल का रिलेशन है, ये रिलेशन रिजॉर्ट और सी लेवल में नहीं हो सकता। क्योंकि रिसॉर्ट जो है ना, वो जमीन पर ही होगा, वो हवा में नहीं होगा। जिस तरीके से पंखा हवा में है और जो टेबल है वो जमीन पर है, तो उनके बीच में एक वर्टिकल गैप पॉसिबल है। लेकिन इस तरीके का गैप जो है वो सी लेवल और रिसॉर्ट में नहीं हो सकता, क्योंकि रिसॉर्ट जो होगा वो भी ग्राउंड पे ही सिचुएटेड होगा, तो उनके बीच में इस तरीके का हम वर्टिकल गैप नहीं शो कर सकते। तो जब आपको कभी किसी ऐसे दो ऑब्जेक्ट को रेफर करना हो जो एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर या नीचे नहीं है, तो ओवर अंडर का यूज ना करके वहां पर अबव या बिलो का यूज करें। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा अबव। क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि सी लेवल जो है नीचे है और रिसॉर्ट जो है वो उसके ऊपर है, बीच में गैप है, हवा में तो रिसॉर्ट नहीं लटक सकता, तो इसीलिए यहाँ पे आ जाएगा अब, ओवर नहीं आएगा, ठीक है। एक वजह तो ये हो गई जो मैंने आपको समझा है। एक दूसरी वजह मैं और आपको बताता हूँ कि यहाँ पे ओवर नहीं आने का वजह ये है कि जब हम किसी एक ऑब्जेक्ट को फिक्स स्टैंडर्ड मान लेते हैं, ठीक है। जब ये सारी बातें वैसे मैंने आपको समझा रखी हैं, ये जो हमने एक शॉर्ट सीरीज डिस्कस की थी प्रेपोजिशंस पर, उसमें ये सारी समझा रखी हैं, लेकिन फिर भी एक बार आप समझें। जब हम किसी एक ऑब्जेक्ट को फिक्स स्टैंडर्ड मान लेते हैं, ठीक है, और उस स्टैंडर्ड से रिलेट करते हैं किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को, तो फिर हम अबव बिलो का यूज करते हैं। मतलब अबव बिलो आर द प्रेपोजिशंस ऑफ स्टैंडर्ड, ठीक है। ओवर अंडर आर द प्रेपोजिशंस ऑफ वर्टिकल पोजिशन, ये ध्यान रखना है। अब ये जो सी लेवल है, जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे, जीएस वगैरह की तैयारी करते हैं तो ये जानते होंगे कि जो सी लेवल है वो एक स्टैंडर्ड है, एक पैरामीटर है, जिससे हम ज्योग्राफिकल लोकेशंस को मेजर करते हैं। तो जो भी ज्योग्राफिकल लोकेशंस हैं उनका सबका जो अल्टीट्यूड है, उसका मेजर ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट जो है वो सी लेवल है। तो चूंकि सी लेवल एक स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड पॉइंट है, तो जो भी स्टैंडर्ड पॉइंट्स होते हैं उनसे जब हम किसी दूसरे पॉइंट को जो उनसे लोअर या हायर साइड में हो रिलेट करते हैं, तो उसके लिए अबव बिलो का यूज करते हैं, ठीक है। तो उस कॉन्टेक्स्ट की वजह से भी अबव आएगा, ठीक है। बाकी रिसॉर्ट और सी लेवल जो है वो उनके बीच में कोई वर्टिकल गैप पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से भी अबव आएगा। गुड, चलिए। तो फिर से आपको बताता हूं, इसका आंसर हो गया फॉर, इसका आंसर हो गया अबव। गुड, नेक्स्ट बात है, द ग्रेट प्लेयर हिट द बॉल डैश द नेट। मैं चाहता हूं इसका एक बार तुम लोग फिर से आंसर कमेंट करो। भले ही पहले कर दिया हो, मैं देख नहीं पाया हूँ कमेंट, लेकिन मैं चाहता हूं इस क्वेश्चन का, स्पेशली द क्वेश्चन नंबर 3, यू कमेंट द आंसर टू दिस क्वेश्चन अगेन। कि और अगर पॉसिबल हो, अगर आप टाइप कर पाओ, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, तो उसका आंसर का एक्सप्लेनेशन भी टाइप करना है कि क्यों। जैसे द ग्रेट प्लेयर हिट द बॉल डैश द नेट, ठीक है। अब इस ब्लैंक को हमें फिल करना है, प्रेपोजिशन यूज करनी है, तो आप कौन सी प्रेपोजिशन यूज करोगे, एक तो वो बताइए, और अगर पॉसिबल हो और ये बता पाओ तो ये भी बताना कि वही प्रेपोजिशन क्यों। ठीक है, आपको मैं 10-20 सेकंड का टाइम देता हूं, एक बार बताइए। सर आपका न्यू बैच ग्रामर का कब आएगा? ग्रामर स्पेशल बैच के लिए थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए बच्चे। कंपटीशन के लिए पढ़ रहे हो तो एनकॉम ऑनलाइन ज्वाइन कर लो। अगर कंपटीशन के लिए एसएससी, बैंक, सीडीएस, इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो फिर हमारा एनकॉम ऑनलाइन बैच ज्वाइन कर लो। बच्चों अगर पॉसिबल हो तो एक्सप्लेनेशन भी लिखो एक बार। ये नेट से नहीं, नेट है बच्चे। ओके, नाउ सी, अब यहाँ पे ध्यान देना, जो मैं आपको बताऊंगा उसको सुनना समझना। देखिए होता क्या है, इसमें दो प्रेपोजिशन है जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। पहले मैं आपको बता देता हूं होता क्या है। जैसे अगर हम यहाँ पे द नेट लिख रहे हैं, द ग्रेट प्लेयर हिट द बॉल डैश द नेट, ठीक है, तो आप यहाँ पे मान के चलो कि हो सकता है कि ये फुटबॉल की बात ही हो रही होगी। भाई कौन से ऐसे गेम होते हैं जिनमें बॉल को नेट में खेलना पड़ता है, ठीक है। तो एक तो आपका टेनिस हो गया, हालांकि टेनिस में नेट को नहीं किया जाता, मतलब नेट को टारगेट नहीं किया जाता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या है,
ठीक है। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है कि जैसे कि फुटबॉल होता है, फुटबॉल में होता है ना गोल पोस्ट, उसको भी नेट कहते हैं, ठीक है, और बॉल को उसमें किया जाता है। तो अब हमने पढ़ा था कि ऐसे कंडीशन में दो प्रेपोजिशन, या तो इन या इनटू, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको याद दिलाता हूं, अगर हमारे आपने पुराने वीडियोस देखे हों, जो प्रेपोजिशन की शॉर्ट सीरीज की मैं बार बार बात कर रहा हूं, द मैन थ्रू द वेस्ट डैश द डस्टबिन, या बिन लिख देते हैं सिंपली, क्या हो गया। चलिए, एक एक क्वेश्चन मैंने ऐसे ही लिख दिया आपके लिए। द मैन थ्रू द वेस्ट डैश द डस्टबिन, क्या लिखोगे इसमें, एक बार बताइए तो। कोई नहीं बच्चे, कोई नहीं, चल रहा है। व्हाट्सएप पर पूछे क्वेश्चन का आंसर उत्तर नहीं देते हो। अभी बताता हूँ बेटा, अभी बताता हूँ मैं सारी बातें। आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, एंड आई विल आंसर इट एट द एंड ऑफ द सेशन, ठीक है। द मैन थ्रू द वेस्ट डैश द डस्टबिन। तो इसका मतलब ये है कि ज्यादातर बच्चे जो इस क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं, उन्होंने हमारा वो वीडियो जिसमें मैंने प्रेपोजिशंस ऑफ स्पेस को डिस्क्राइब किया था डिटेल में, नहीं देखा है, या अगर देखा भी है तो समझा नहीं है, क्योंकि ज्यादातर इसमें कमेंट कर रहे हैं इनटू, जबकि इसका आंसर आएगा इन। ये उसमें समझाया मैंने, सेम क्वेश्चन आई एक्सप्लेन द सेम क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन उसमें समझाया गया है। लेकिन अब बस यूट्यूबर्स का तो क्या कहना, ठीक है। तुम लोग यार कितना चिल्लाओगे। चलो खैर, मैं फिर से एक बार आपको बताने की कोशिश करता हूं, डिटेल में समझना मेरी बात को। ये जो इन है, इट इज द प्रेपोजिशन ऑफ स्टेट, प्रेपोजिशन ऑफ पोजीशन। इन जो है बच्चे, इट इज अ प्रेपोजिशन ऑफ स्टेट, प्रेपोजिशन ऑफ पोजीशन। इनटू इज द प्रेपोजिशन ऑफ मोशन, नॉट स्टेट, मोशन, मूवमेंट, डायरेक्शन। सबसे पहले ये बात ध्यान रखो, अगर भूल गए हो तो दोबारा से मैं समझा देता हूं। सबसे पहले इसको नहीं, इनसाइड नहीं बच्चे, हाँ इनसाइड नहीं, इनसाइड और इनमें कोई बड़ा डिफरेंस नहीं होता, मैं आपको बताऊं। हाँ, इनसाइड और इनमें कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता है, दोनों ही एक तरीके से स्टेट की और लोकेशन की, मतलब पोजीशन की प्रेपोजिशंस होती हैं, ठीक है। हाँ, ग्रेट। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि जो इन है, दैट इज द प्रेपोजिशन ऑफ स्टेट एंड प्रेपोजिशन ऑफ पोजीशन। ये पोजीशन को डिस्क्राइब करती है, स्टेट को डिस्क्राइब करती है, ठीक है। इनटू इज द प्रेपोजिशन ऑफ मोशन एंड प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। इनटू जो है मोशन और डायरेक्शन की प्रेपोजिशन है। तो अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को, उसकी स्टेट को रेफर करना है, तो हम प्रेपोजिशन यूज करेंगे इन। द मैन इज इन द रूम, पोजीशन हो गई उस मैन की कि कहां पर पोजीशन है, ठीक है। लेकिन अगर हमें मूवमेंट, मतलब मोशन का मतलब है मूवमेंट, मूवमेंट या डायरेक्शन को स्ट्रेस करना है, तो हम यूज करेंगे इनटू। द मैन वेंट इनटू द रूम। तो जनरली होता क्या है कि जो वर्ब होती है, वर्ब से हमें आइडिया लग जाता है कि अगर वर्ब, मैंने देखा है, हाँ कुछ बच्चों ने जरूर देखा होगा, तो अगर कोई वर्ब हम यूज कर रहे हैं, तो वर्ब से हमें आइडिया लग जाता है, कि वर्ब से ही पता चल जाता है कि ये वर्ब किस चीज को एक्सप्रेस कर रही है, पोजिशन को, ठीक है, या फिर मोशन को। मैं एग्जांपल से समझाता हूं, ऐसा समझना, देखो। ही ले अनकॉन्शियस डैश द रूम, ही रैन, अब तो अनकॉन्शियस खैर नहीं लिख पाओगे, ही रैन डैश द रूम। अब जैसे हमसे कोई कहे भाई इन ब्लैंक्स को फिल कीजिए इन दोनों सेंटेंसेस में, और इन और इनटू आपके ऑप्शन है, मान लीजिए ये क्वेश्चन ये हो गया, ये क्वेश्चन भी हो गया। तो अब यहाँ पे आप समझना, ये जो वर्ब है,
ठीक है। रैन इज द वर्ब विच रेफर्स टू सम काइंड ऑफ मोशन, मूवमेंट की वर्ब है। ठीक है। ले जो है ये पोजीशन की वर्ब है। ले जो है, ले का मतलब क्या है? टू रिक्लाइन, पड़ा हुआ होना। तो ले वर्ब जो है ना वो मोशन को नहीं रेफर कर रही है। ले वर्ब इज द रेफरेंस ऑफ पोजीशन, ये पोजीशन को डिस्क्राइब कर रही है। रन वर्ब जो है मोशन को डिस्क्राइब कर रही है। तो वर्ब से हमें आइडिया लग जाता है। वर्ब जैसे हमने ले कोई ऐसी वर्ब लिखी जो स्टेट को रेफर करती है या पोजीशन को रेफर करती है, देन यू यूज इन। कोई ऐसी वर्ब जो है मोशन को, मूवमेंट को रेफर करती है, देन यूज इनटू। तो इसमें इनटू आ गया। यही पढ़ा ना भाई, हमने यही पढ़ा। अब यहां पर होता है क्या है कि जैसे हमने वर्ब लिखी थ्रो, विथ थ्रो वर्ब की सेकंड फॉर्म थ्रू है। तो हमें लगेगा थ्रो इज द वर्ब विच इज रेफरिंग टू सम काइंड ऑफ मोशन। व्हेन वी थ्रो समथिंग देन देयर इज सम काइंड ऑफ मोशन विच टेक्स प्लेस देयर, तो वहां पे एक मोशन होता है। ठीक है। तो अब इस केस में कायदे से तो इनटू आना चाहिए। बट होता क्या है कि मैंने आपको एक चीज और समझाई कि हम इनटू तो यूज कर देंगे, लेकिन इनटू स्ट्रेस करेगा डायरेक्शन को, मूवमेंट को। लेकिन एक्चुअल में ये हमें डिस्क्राइब करना पोजीशन ऑफ द वेस्ट को। जो कूड़ा या जो मतलब कचरा जो भी था, जो पहले बाहर पड़ा था, उसको उठा के अंदर रख दिया गया। ठीक है। तो हमें यहां पर मोशन या मूवमेंट को रेफर नहीं करना, हमें ये रेफर करना है कि जो वेस्ट पहले आउटसाइड था वो अब इनसाइड हो गया। तो आउटसाइड से कोई चीज इनसाइड हो गई तो हमें इस बात को रेफर करना है कि जो उसकी पोजीशन थी वो पहले बाहर थी, अब अंदर हो गई। तो पोजीशन को स्ट्रेस करने के लिए हम यूज करते हैं प्रिपोजिशन इन। ये मतलब छोटी सी कहानी है, ये सब आपको समझाया गया था। बच्चे ले होगा, एक एक बच्चा, क्या नाम है देखो, राजीव कुमार। राजीव कुमार ने लिखा इसमें लेज आएगा। बेटा लेज नहीं है, ले सही लिखा हुआ है, तुम समझे नहीं बात को। ये लाई ले लेन होता है। ठीक है, ऐसा समझो। ये जो हमने बेटा ले यूज किया ना, ये लाई वर्ब की सेकंड फॉर्म है, लाई ले लेन। ठीक है। तो ले का मतलब है पड़ा हुआ होना, और अगर जो तुम लेज बता रहे हो वो लिख दोगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि वो डूइंग वर्ब होती है, बिना ऑब्जेक्ट के आएगी नहीं, ट्रांसटिव होती है। तो ये जो लिखा है वो सही है। ठीक है। हाँ। तो खैर, जब ये सारी कहानी मैंने आपको समझाई और ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई हो, तब आते हैं इस क्वेश्चन पे वापस। हमने लिखा द ग्रेट प्लेयर हिट द बॉल डैश द नेट। तो अब हम क्या यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि जो प्लेयर है उसने क्या किया, जो बॉल को आउटसाइड ऑफ द नेट थी उसको इनसाइड ऑफ द नेट कर दिया। कि नेट के मतलब नेट से बाहर जो बॉल पड़ी थी उसको उसने नेट के अंदर कर दिया, मतलब उसकी स्टेट चेंज कर दी। जिस तरीके से हम वेस्ट की स्टेट चेंज कर देते हैं कि वो डस्टबिन से आउटसाइड था, हमने उसको इनसाइड कर दिया। तो जब हम वेस्ट को आउटसाइड से इनसाइड कर रहे हैं तो एक्चुअल में हम उसकी स्टेट चेंज कर रहे हैं, कि बाहर से उठा के अंदर कर दिया। लेकिन बॉल के साथ में ऐसा नहीं किया जाता। ठीक है, बॉल तो फिर से बाहर आएगी। अब फिर से जो प्लेयर उसको खेलेगा, हिट करेगा, तो अंदर अगर चली गई तो गोल मिलेगा, नहीं नहीं गई तो स्कोर नहीं मिलेगा। तो यहां पर हमें बॉल की पोजीशन को नहीं, मोशन को, डायरेक्शन को, एक्शन को स्ट्रेस करना है। तो इनटू, सो इनटू, अबव और फॉर। अगर इन तीनों क्वेश्चंस के जो आंसर आपको बताए गए हैं ये समझ में आ गए, एंड एवरीथिंग इज क्लियर विद दैट, देन यू कमेंट ओके। तो अपना कमेंट करो कि भाई ओके एवरीथिंग, एंड देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। सर मेरा नाम है राम प्रकाश दीक्षित। सर मैंने व्हाट्सएप पर कई क्वेश्चंस पूछे हैं बट कोई रिप्लाई नहीं आया। राम प्रकाश दीक्षित आपका असली नाम है, और यूट्यूब आईडी बनाई है, मतलब गूगल आईडी बनाई है कृष्णा मिश्रा नाम से, मतलब सरनेम भी चेंज कर लिया, फर्स्ट नेम भी चेंज कर लिया, बढ़िया। राम प्रकाश दीक्षित जी, अब मैं अगर सही से समझ रहा हूं तो आपने एक कमेंट में अपना मुझे क्वेश्चन पूछे, आपके अच्छे हैं क्वेश्चंस हैं, मेरे पास टाइम होगा तो मैं उनको जरूर रिप्लाई कर दूंगा। आपके साथ दो प्रॉब्लम मैंने नोटिस की हैं। पहली, आप क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछते हो। भाई आपने एक क्वेश्चन पूछा, मैक्सिमम दो पूछ लो एक साथ में और छोड़ दो, जब उनके रिप्लाई आ जाएंगे तब बाद में पूछ लेना। मैंने देखा आपके जो कमेंट्स होते हैं वो जनरली 12 13 10 12 कमेंट एक साथ कर दिए, इतना टाइम नहीं होता है, बहुत से बच्चे होते हैं। तो एक तो क्वेश्चन एक या दो पूछो, छोड़ दो, मैं जब उनको रिप्लाई करता हूँ तब आप नेक्स्ट पूछ लो। ठीक है। एक दो क्वेश्चन पूछोगे तो मैं रिप्लाई जरूर कर दूंगा, सीधा लाइन बना दोगे तो फिर नहीं कर पाता। ठीक है। दूसरी चीज, एक आपका कमेंट था मैं इंग्लिश मौज के लिए पढ़ता पढ़ाता हूँ। मैं इंग्लिश मौज के लिए नहीं पढ़ता, ना मैं मौज के लिए इंग्लिश पढ़ाता। ठीक है। मैं प्रोफेशनली पढ़ता हूँ और प्रोफेशनली ही पढ़ाना पसंद करता हूँ। ठीक है। मौज के लिए मैं पढ़ूंगा पढ़ाऊंगा, उसके लिए मुझे लगता है कि द लाइफ मस्ट हैव सम मीनिंग। लाइफ में कुछ मीनिंगफुल करना है, ये पढ़ने पढ़ाने का काम मैं मौज के लिए नहीं करता। मैं मौज के लिए मूवीज देखता हूँ, मौज के लिए मैं कई बार घूमने चला जाता हूँ, मौज के लिए मैं गाने सुनता हूँ, लेकिन मैं पढ़ने पढ़ाने का काम मतलब मौज के साथ नहीं करता। आई एंजॉय इट, मैं इसको एंजॉय करता हूँ, लेकिन एंजॉय करने के लिए नहीं पढ़ाता। ठीक है। तो मुझे लगा कि मतलब थोड़ा सा
लेकिन चलो खैर वो अलग अलग बातें हैं। एक दो क्वेश्चन पूछोगे तो मैं बता दूंगा, भले ही आप मौज के लिए पूछो, ठीक है। अदरवाइज आई डोंट डील दोज पीपल हु डू थिंग्स जस्ट फॉर मौज। मौज के लिए करते हैं, मौज के लिए क्यों करते हो? मौज के लिए मूवीज देखता हूँ, खाने पीने चला जाता हूँ, घूम घाम आता हूँ, लेकिन पढ़ाता मौज के लिए नहीं हूँ। एंजॉय, मैं एंजॉय करता हूँ टीचिंग को, लेकिन एंजॉय करने के लिए थोड़ी पढ़ाता मैं इसलिए नहीं पढ़ाने आता कि मुझे एंजॉय करना है। मैं प्रोफेशनली एक पर्पस के साथ पढ़ाने आता हूँ। एक पर्पस है मेरे दिमाग में, ठीक है। उसलिए मैं पढ़ाता हूँ। वो अलग बात है, मैं अपने काम को एंजॉय करता हूँ, उसको बर्डन नहीं मानता, ठीक है। हाँ। सर की मेमोरी वो देखो कह रहा है, मैं भूलता नहीं चीजें। मैं एक चीज तुम लोगों को बता दूं, मैं अगर खुद भूलने की एक्टिंग करूंगी, मैं भूल गया हूं तो अलग बात है, अदरवाइज आई नेवर फॉरगेट। मैं चीजें को भूलता नहीं, मेमोरी बहुत अच्छी है। और ये सरस्वती माता की कृपा है, या मतलब जिसकी भी कृपा है, लेकिन मैं भूलता नहीं हूँ। आई नेवर फॉरगेट थिंग्स। में छोटी छोटी बातें भी मुझे याद रहती हैं, ऐसे याद रहती हैं, ठीक है। और मैं खुद ही भूलने की एक्टिंग करूंगी, मैं भूल गया, वो अलग बात है, अदरवाइज आई नेवर फॉरगेट। कमेंट, अच्छा ये समझ में आगे, चलो तुम लोगों को हटो आगे। जो मैंने पूछा उसका आंसर किसी ने भी नहीं बताया, वो राम प्रकाश दीक्षित के क्वेश्चन में लग गए और तुम लोग भी भूल गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लीज डोंट बी इम्पेशेंट डैश देम, दे आर ट्राइंग हार्ड, दे आर ऑलवेज आर्गुइंग डैश सिली थिंग्स, द मैन ट्रेस द कोर्स ऑफ द रिवर डैश द मैप। ये क्वेश्चंस पढ़ो, इन क्वेश्चंस में जो ब्लैंक्स है उन्हें फिल करो प्रेपोजिशंस की मदद से। कौन सी प्रेपोजिशन किस ब्लैंक में यूज करोगे, एक अपने आप ट्राई कीजिए, फिर उसके बाद मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। भाई मैं यूट्यूब से गायब नहीं रहता हूँ, एक्चुअली मैं यूट्यूबर नहीं हूँ। मैं मतलब यूट्यूब पे मेरा चैनल है, मैं पढ़ाता हूँ, लेकिन कोई यूट्यूब पे पढ़ाना मेरा मतलब प्राइमरी पर्पस नहीं है, ठीक है। कुछ अच्छे बच्चे हैं यूट्यूब के थ्रू हमसे कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो उनके लिए मैं यूट्यूब पर आ जाता हूँ कि चलो बहुत से बच्चे हैं जो हमें पसंद करते हैं यूट्यूब पर, तो उनको ये लिए आ जाता हूँ, मतलब ठीक है। बाकी आई एम नॉट ऑब्लाइज टू एनीबडी, ऑब्लाइज ऑब्लाइज नहीं हूँ मैं एक प्रोफेशनल टीचर हूँ। इंग्लिश को पर्पस के लिए पढ़ाता हूँ, जिन लोगों को लाइफ में कोई पर्पस अचीव करना है उनको पढ़ाता हूँ। जो मौज के लिए टाइम पास के लिए पढ़ते हैं उनके लिए मेरे पास टाइम भी नहीं है, उन्हें मैं पढ़ाता भी नहीं, ठीक है। तो ये है कि मैं रेगुलरिटी कई बार यूट्यूब पे मेंटेन नहीं कर पाता हूँ। अदरवाइज जो बच्चे मुझसे कभी ऑफलाइन में पढ़े हैं, ऑनलाइन क्लासेस में पढ़े हैं, वो इस बात को जरूर जानते होंगे, आई एम अ वेरी पंक्चुअल एंड रेगुलर टीचर, ठीक है। कि जो हमारे अपने ऑफलाइन बैचेस होते हैं उनमें मैं बहुत पंक्चुअल भी हूँ, बहुत रेगुलर भी हूँ। बट यूट्यूब पर्पस नहीं, कभी सेंस ऑफ पर्पस नहीं आ पाता यूट्यूब पे जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ। कई बार ऐसा होता है, तो रेगुलरिटी मेंटेन नहीं होती। फिर भी छोड़ो उन बातों को, आंसर बताओ। अरे राम प्रकाश जी, कुछ नहीं एक्सक्यूज मतलब मांगने की कोई जरूरत नहीं है। आपने पूछा तो मैंने बता दिया, नहीं पूछते तो मैं बातें बोलता भी नहीं, ठीक है। लेकिन एक दो क्वेश्चन पूछो, अच्छा लगता है मुझसे ऐसे लोग कनेक्टेड हैं जो इंग्लिश को सीखना समझना जानना चाहते हैं, और मतलब मुझसे पूछते हुए अच्छा लगता है, ठीक है। मुझे उनको बताना भी अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है। लेकिन पर्पस जरूर लाइफ में सेट करो। बहुत से लोग मैंने देखे वो इंग्लिश केवल इसलिए सीखते रहते हैं, उन्हें अच्छा लगता है, इसीलिए सीख रहे हैं, इसीलिए सिखा रहे हैं, ऐसे नहीं। इंग्लिश इज अ टूल, ये एक टूल है, आप इसका यूज करो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। कुछ गोल्स सेट करो, उन गोल्स को अचीव करो, कुछ अपने लिए बेहतर करो, अपने परिवार के लिए बेहतर करो, किसी दूसरे के लिए बेहतर करो। ये क्या मौज के लिए इंग्लिश सीख रहे हैं, मतलब भगवान ने उंगलियां दे दी रे और अंबानी जी ने जियो दे दिया, मम्मी पापा ने एक फोन खरीद दिया तो हम लग गए सीखने में, ऐसे थोड़ी होता है। पर्पस के साथ सीखो। इसीलिए मुझे यूट्यूब वाले बच्चों पे कई बार गुस्सा आ जाता है। अब मैं कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर्स कमेंट करो भाई, इन ब्लैंक्स को फिल करने के लिए आप कौन सी प्रिपरेशन यूज करोगे। तुम कुछ आंसर कमेंट करो, फिर उसके बाद में मैं तुम्हारे आंसर्स के बेसिस पर कुछ एक्सप्लेनेशन तुम्हें दूं, कुछ समझाऊं सिखाऊं। कोई नहीं, इधर उधर के क्वेश्चन कर रहे हैं, इधर उधर के बकवास चल रही है। चलो भाई, टॉप गन जो है, टॉप गन ने सही आंसर, मतलब सही गलत तो बाद में देख लेंगे, लेकिन कम से कम कुछ बताया।
गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। नाउ जस्ट कमेंट द आंसर्स टू दिस क्वेश्चंस एंड डोंट कमेंट एनीथिंग एल्स, ठीक है। ये कोई कुट के ही मानेगा, जब तक कुट नहीं जाएगा तो मानेगा नहीं। इधर उधर कहीं पूछ रहा है, मैं पूछ रहा हूँ कुछ, वो अपना पूछ रहा है। मैं मतलब क्वेश्चन उससे पूछ रहा हूँ, वो मेरे से पूछ रहा है कुछ। अरे हद हो गई भाई। चलिए अब देखिए, समझिए। लेट मी एक्सप्लेन द क्वेश्चंस टू यू, ठीक है। ये क्वेश्चंस और इनके आंसर सब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, सुनना ध्यान से मेरी बात। सबसे पहले क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं क्या लिखूंगा वो ठीक है, लेकिन उससे पहले एक मैं छोटा सा आपको एग्जांपल जिसके थ्रू मैं बात समझाऊंगा वो देखो डिस्कस कर लेता हूँ। दे आर काइंड डैश अस। एक बार इसका आंसर बताओगे? हरिओम, इट्स टू कोल्ड हियर। देखो, हाँ, असल में कुछ बच्चों के कमेंट थे ना, वो जिन्होंने इसका आंसर गलत किया, वो उन्होंने इसको मतलब रेफरेंस मान लिया, इस एग्जांपल को रेफरेंस मान लिया। देखो यहाँ पे क्या लिखा, दे आर काइंड डैश अस, ठीक है। अब ये जो काइंड वर्ड है ना बच्चे, ये एडजेक्टिव है। काइंड का मतलब दयालु यहाँ पे, ठीक है। हाँ, ये नाउन नहीं है। जब ये नाउन होता है तो इसका मतलब टाइप होता है, अभी इसका मतलब एडजेक्टिव है, और ये देखो डिस्क्राइब कर रहा है। अच्छा, अब अगर हम किसी पर्सन के लिए एडजेक्टिव काइंड यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब द पर्सन मस्ट हैव द क्वालिटी ऑफ काइंडनेस। उस पर्सन में जरूरी क्वालिटी ऑफ काइंडनेस होगी भाई। अगर किसी पर्सन में क्वालिटी ऑफ काइंडनेस है, तो हम उसके लिए एडजेक्टिव काइंड का यूज करते हैं, बिकॉज एडजेक्टिव जो काइंड है। सर प्लीज एक प्रैक्टिस बैच लाइए अराउंड 1K तक, जिससे मैं अफोर्ड कर सकूं। मैं आपका कंप्लीट कोर्स करना चाहता हूं, बट प्राइस ज्यादा होने की वजह से नहीं ले पा रहा हूं। यार तुम मुझे रुला दोगे, मतलब बस तुम ये चाहते हो कि मेरे आंसू निकल आए, ठीक है। ऐसे मत करो बेटा। चलो, मतलब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आई हैव बीन मूव्ड बाय योर कमेंट, बट मैं ध्यान दूंगा कि कुछ प्रैक्टिस बैच एक ऐसा बना दूं जो थोड़ा सा फीस कम हो बच्चों की, मतलब फीस कम रखूं जिसमें बच्चे प्रैक्टिस के लिए उसको ज्वाइन कर पाए, ठीक है। चलिए, तो अब देखिए होता क्या है कि अगर हम किसी पर्सन को डिस्क्राइब करने के लिए एडजेक्टिव काइंड यूज कर रहे हैं, तो हमें पता है कि एडजेक्टिव काइंड जो है ना, इट इज रेफरेंस टू अ क्वालिटी ऑफ काइंडनेस। इफ समवन हैज द क्वालिटी ऑफ काइंडनेस, देन वी कॉल हिम काइंड, तो हम उसको काइंड कहते हैं। अच्छा, अब अगर इसमें क्वालिटी ऑफ काइंडनेस है, तो इस काइंडनेस की उसकी क्वालिटी का रेसिपिएंट कौन है, कौन उसको रिसीव कर रहा है क्वालिटी को, ठीक है। तो उसकी क्वालिटी को रिसीव कर रहे हैं अस, हम, मतलब क्वालिटी उसको हमें मिल रही है, तभी हम उसको काइंड कह रहे हैं। तो रेसिपिएंट के लिए प्रीपोजिशन हम यूज करते हैं टू। अब यहां पे अगर मान लो काइंड ना यूज करके मैं पोलाइट यूज कर लूं, ठीक है। पोलाइट ना यूज करके सिंपैथेटिक यूज कर लूं, रूड यूज कर लूं, गुड यूज कर लूं, ठीक है। मतलब कोई भी ऐसी क्वालिटी जो कि, मतलब कोई भी ऐसा एडजेक्टिव जो उसकी किसी क्वालिटी को रेफर करे, तो जो भी उस क्वालिटी का रेसिपिएंट है ना, उसके साथ में प्रीपोजिशन आ जाएगी टू, ठीक है। ये ध्यान रखना। लेकिन अब मैं यहीं पे एक दूसरा एग्जांपल लिखता हूं। मैंने एक दूसरा एग्जांपल लिखा, बी, दे आर एंग्री डैश अस। दे आर एंग्री डैश अस, ठीक है। अभी जो एंग्री है, ये कोई क्वालिटी वालिटी नहीं होती है। जो ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो हमारे मतलब एंगर को, जैसे एंग्री है, एग्जास्परेशन है, ठीक है। और ये आपका जो वहां पे लिखा इम्पेशेंट है, डिसगस्टेड है, ठीक है। डिसगस्टेड है, एग्जास्परेटेड है, वेक्स्ड है, ठीक है, अनॉयड है। ये जो एडजेक्टिव्स होते हैं जो वायलेंट फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, जैसे एंग्री,
एग्जास्परेटेड, इम्पेशेंट, डिसगस्टेड, वेक्स्ड, अनॉयड, ठीक है। तो ये जो एडजेक्टिव्स होते हैं जो वायलेंट फोर्सेस को या जो वायलेंट फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, इनके साथ में आप टू ना यूज करें, क्योंकि जब हम काइंड होते हैं तब तो हम वो काइंडनेस किसी की तरफ सेंड भी कर रहे हैं, ठीक है, मतलब ट्रांसफर करते हैं। लेकिन ये जो फीलिंग्स हैं जो वायलेंट फोर्स को या वायलेंट फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने वाली होती हैं, इनके साथ टू मत यूज क्या करो। जिन बच्चों ने टू कमेंट किया था उन्होंने यही सोच के टू कमेंट कर दिया होगा, ठीक है। इनके साथ में आप प्रिपोजिशन यूज क्या करो, या तो एट या विद। एट या विद कैसे प्रिपोजिशन यूज होती है मुझे लगता है आप लोग जानते भी होंगे, नहीं जानते होगे तो देखो मैं बता देता हूं। एंग्री विद समवन, एंग्री विद समवन और एंग्री एट समथिंग, ठीक है, एट विद। तो ये जो हमारी वायलेंट फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने वाले एडजेक्टिव्स होते हैं ये उस कैटेगरी के नहीं होते, उनको अलग रखा करो, ठीक है। जैसे हमने एंग्री है, एग्जास्परेटेड है, इम्पेशेंट है, डिसगस्टेड है, वेक्स्ड है, अनॉयड है, इनको आप ध्यान रखेंगे कि जो वायलेंट फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने वाले हमारे एडजेक्टिव्स होते हैं इनके साथ में विद या एट का यूज करें, इनके साथ में टू का यूज ना करें, ठीक है। बिकॉज नो बडी वॉन्ट्स टू रिसीव दीज थिंग्स, वायलेंट फीलिंग्स को कोई रिसीव करना नहीं चाहता, ठीक है। तो इनके साथ में एट या विद का यूज क्या करें, एट का यूज करें व्हेन द ऑब्जेक्ट इज समथिंग, समथिंग का मतलब कोई नॉन लिविंग थिंग, ठीक है। और अगर कोई पर्सन है तो उसके साथ में यूज करें विद। तो अगर ये बात आप पहले से जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते तो आगे से ध्यान रखना कि एंग्री, एग्जास्परेटेड, इम्पेशेंट, डिसगस्टेड, वेक्स्ड, अनॉयड, इनके साथ या तो प्रिपोजिशन विद यूज करें या एट यूज करें, ठीक है। तो यहां पर हम देखें देम जो हमने लिखा ये पर्सन है, थिंग नहीं है, तो यहाँ पे प्रिपोजिशन आ जाएगी विद। और अगर यहीं पे कोई चीज लिखी हो मतलब कोई नॉन लिविंग थिंग होती है तो हम एट लिख देते हैं, प्लीज डोंट बी इम्पेशेंट एट हिज वर्क, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट पे आ जाइए, दे आर ऑलवेज आर्गुइंग डैश सिली थिंग्स। इसका मुझे लगता है आंसर तुम लोगों ने किया था। प्रेपोजिशन बहुत परेशान करता है। देखिए बच्चे मैं आपको बताता हूँ, इंग्लिश में चार टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो सबको परेशान करते हैं। कुछ लोग इस बात को जानते हैं कि वो परेशान हो रहे हैं, कुछ नहीं जानते, ठीक है, बट सबको परेशान करते हैं। प्रेपोजिशन, नॉन फाइनाइट वर्ब्स, डिटर्मिनर्स और मॉडल्स, ठीक है। तो ये फोर ऐसे टॉपिक्स हैं, मॉडल्स, प्रीपोजिशंस, डिटर्मिनर्स और आपके नॉन फाइनाइट वर्ब्स, ये सबको परेशान करते हैं, ठीक है। कुछ लोग इस बात को जानते हैं कि वो प्रीपोजिशन हो रहे हैं, कुछ लोग नहीं जानते कि वो परेशान हो रहे हैं, क्योंकि वो उस लेवल तक जाते नहीं, उस चैप्टर में, उस टॉपिक में उतना आगे नहीं जाते जहां पे जाके परेशानियां होंगी, वो वहीं से खत्म कर लेते हैं जहां से चीजें याद करने से चल जाती हैं। तो ये सबको परेशान करते हैं। आप पढ़ते रहो, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो धीरे धीरे ऐसे, ठीक है। अब आ जाते हैं इस पे, ये हमने लिखा दे आर ऑलवेज आर्गुइंग दैट सिली थिंग्स। ये जो एक क्वेश्चन है ना इसको हम लिखा रहने देते हैं, और मैं दो क्वेश्चन तुम लोगों से और पूछता हूं अलग से, उनके एक बार मुझे आंसर बताना। दे आर गुड डैश द पॉलिसी, ठीक है, दे आर गुड डैश द पॉलिसी। एक बार इस ब्लैंक को फिल कर दोगे क्या, फिर मैं समझाता हूं कुछ, देखो बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, दे आर गुड डैश द पॉलिसी। एक बार इस ब्लैंक को आप फिल करो तो देखो इसमें क्या लिखोगे। अच्छा, अभिनय सर ने मेरे बारे में सजेस्ट किया था, मैं बहुत बढ़िया पढ़ाता हूँ, थैंक यू भाई। और मेरी तरफ से अभिनय जी को भी हालांकि थैंक यू कह देना, ठीक है। दे आर गुड डैश द पॉलिसी, गुड, दे आर गुड डैश द पॉलिसी। ये गुड नहीं है, थोड़ा सा आंख खोल लो, समझे, कान खोल लो। ये गुड नहीं है बेवकूफ, ये आर गुड है, ARGUED। व्हाट शुड बी द अप्रोच टू लर्न prepositions, determiners, non-finite verbs and models? क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है, आपने मेरे कमेंट से तुरंत क्वेश्चन बनाया, इसका मतलब क्विक माइंड हो, ठीक है, बट इसका आंसर उतना आसान नहीं है, या यूं कह लीजिए कि मैं उतना क्विक माइंड नहीं हूं कि इतने जल्दी आंसर कर पाऊं, मतलब कभी डिटेल में समझा दूंगा, एक वीडियो बना दूंगा डेडिकेटेड। बोलो, एक ने लिख दिया नो प्रेपोजिशन रिक्वायर्ड। हालांकि अगर प्रिपरेशन नहीं लिखोगे तब भी काम चल जाएगा बच्चे, लेकिन मैंने कहा प्रिपरेशन यूज करनी है तो करो, इसमें करो, ऐसा नहीं है। सफीर अहमद कब आप रिप्लाई करोगे? वास्तव में
बहुत बच्चों के डाउट्स मेरे पास हैं पेंडिंग, कर दूंगा बच्चे, जरूर कर दूंगा। चलिए अब देखो मेरी बात समझ रहे हैं यहाँ पे। ये जो ब्लैंक है ना, इसमें हम या तो प्रेपोजिशन यूज करेंगे फॉर या यूज करेंगे अगेंस्ट। ठीक है। एक बच्चे ने वो बात जो कही थी ना, मैं उसकी भी देखो बात बच्चे की सही साबित कर देता हूं कि अगर हम इसमें कोई प्रेपोजिशन ना यूज करते और डायरेक्ट ऐसे लिख देते दे आर्गूड द पॉलिसी, तो भी सही हो जाता। ठीक है, अगर हम केवल इसको ऐसे लिखते ना बच्चे, ये तब भी सही। देखो दे आर्गूड द पॉलिसी का मतलब हो गया दे डिस्कस द पॉलिसी। आर्गू सम मतलब व्हेन वी आर्गू समथिंग वी एक्चुअली डिस्कस इट। तो जैसे एक बच्चे ने कहा ना कि हम इसमें प्रिपरेशन यूज करने की जरूरत नहीं है, बच्चे उसमें तो मैंने कहा आपको प्रिपरेशन यूज करनी है तो करनी है, मतलब अगर नहीं भी यूज करते तो भी सही हो जाता। अगर हम ऐसे लिख दें आर्गूड द पॉलिसी, तो इसका मतलब दे डिस्कस द पॉलिसी, उन्होंने उस पॉलिसी को डिस्कस किया। बट यहाँ आते हैं, जब हम लिखेंगे दे आर्गूड फॉर द पॉलिसी अगेंस्ट द पॉलिसी, तो इसका मतलब क्या होगा? फॉर का मतलब हो जाएगा फेवर्ड। फॉर का मतलब फेवर होता है ना, फॉर एंड अगेंस्ट। तो अगर हम लिख देंगे दे आर्गूड फॉर द पॉलिसी, तो इसका मतलब उन्होंने पॉलिसी को फेवर किया। अगेंस्ट लिख देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा अपोज्ड, दे अपोज द पॉलिसी। अगर हम ये लिख रहे हैं दे आर्गूड अगेंस्ट द पॉलिसी, तो इसका मतलब उन्होंने पॉलिसी को अगेंस्ट अपोज किया। और अगर हम लिख देंगे दे आर्गूड फॉर द पॉलिसी, तो इसका मतलब उन्होंने पॉलिसी के लिए आर्गू किया, मतलब उसके फेवर में किया। और अगेंस्ट लिख देंगे तो उसके मतलब अपोजिशन में किया। ठीक है। हाँ। ठीक है। आगे कोई पर्सन होता है जिसके साथ डिस्कशन हो रहा है, जो हमारे साथ इन्वॉल्व है, तो उसके लिए विद आ जाता है। ठीक है। तो अभी क्या है कि हमने यहां से देखा कि अगर हम लिखें दे आर गुड द पॉलिसी तो भी सही है, अगर हम लिखें दे आर गुड फॉर द पॉलिसी तो भी सही है, अगर हम लिखें दे आर गुड अगेंस्ट द पॉलिसी तो भी सही है। डिफरेंस अपने समझ लेना। दे आर गुड द पॉलिसी का मतलब उन्होंने पॉलिसी को डिस्कस किया। दे आर गुड फॉर द पॉलिसी का मतलब पॉलिसी के फेवर में आर्गू किया। ठीक है। दे आर गुड अगेंस्ट द पॉलिसी, पॉलिसी को अपोज करने के लिए उन्होंने आर्गू किया। ठीक है। चलो खैर ये बातें खत्म करते हैं, इस पे वापस आते हैं। दे आर ऑलवेज आर्ग्यूइंग दैट सिली थिंग्स। अब जो सिली थिंग्स है ना, ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके बारे में हम ये नहीं कह सकते कि वो टॉपिक है, कि सिली थिंग्स के बारे में उन्होंने मतलब फेवर में आर्ग्यू किया होगा या उसके अपोज में आर्ग्यू किया होगा। ठीक है। यहां पे आप लिखें ओवर। अब जो होता है कि जो डिस्प्यूटेड टॉपिक्स होते हैं, टॉपिक ऑफ डिस्प्यूट होता है, टॉपिक ऑफ डिस्प्यूट, उसके साथ आप ओवर लिखा करें। आर्गू ओवर समथिंग, आर्गू ओवर का समथिंग का मतलब टॉपिक ऑफ द डिस्प्यूट, कि टॉपिक ऑफ द डिस्प्यूट क्या है, तो उसके लिए आप लिखें ओवर। अगर किसी चीज को फेवर करने के लिए आर्गू कर रहे हैं तो लिखें फॉर, अगर किसी चीज को अपोज करने के लिए आर्गू कर रहे हैं तो लिखें अगेंस्ट, अगर किसी चीज को डिस्कस कर रहे हैं आर्गूमेंट के थ्रू तो सिंपली लिखें आर्गू, दे आर्गूड द टॉपिक। ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, इसमें विद आ गया था, इसमें ओवर आ गया। नेक्स्ट आ गया द मैन ट्रेस द कोर्स ऑफ द रिवर डैश द मैप। हाँ बच्चे बिल्कुल। ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना है, कांटेक्ट नंबर क्या है बच्चे? देखो पहली बार बता देता हूँ इस वीडियो में, आज पता नहीं मेरा वो नीचे से नीचे एक लाइन सी चलती रहती थी वीडियो पे, उस पर सारी चीजें डिटेल लिख कर आते थे, पता नहीं कैसे बंद हो गई। खैर मैं उसको देखूंगा दोबारा। 9891991959 ये व्हाट्सएप नंबर है। जो भी क्वेरी इंक्वायरी करनी है भैया इस नंबर पे लिख दिया करो। और अगर कंपटीशन के लिए पढ़ रहे हो तो हमारे पास इस समय एक ही सॉल्यूशन है जो सबसे जबरदस्त है। वो ये है कि हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन एसएक लाइव डाउनलोड करो, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और उस पे एक कोर्स है एनकॉम ऑनलाइन, उसको ज्वाइन कर लो बस। ठीक है। बाकी फिर भी अगर कुछ पूछना बताना चाहते हो तो ये रहा नंबर। नेक्स्ट में द मैन ट्रेस द कोर्स ऑफ द रिवर डैश द मैप, हमने लिख दिया। ठीक है। अब इसका आंसर तुम लोगों ने दिया था, इन वगैरह लिख रहे हो। ठीक है। इसका आंसर है ऑन। देखो एक चीज मैं आपको बताता हूँ, कुछ बच्चों ने इसका आंसर हमें लगता है इन कमेंट किया है, और कुछ ने एट लिखा है एक बच्चे ने, और हमें लगता है कुछ ने इसका आंसर थ्रू भी कमेंट किया। देखो थ्रू वगैरह नहीं आ सकता, मैं आपको बता देता हूँ।
थ्रू का यूज हम करते हैं तब जब किसी थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट में कोई प्रोसेस हो। जैसे मान लीजिए कोई थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट में कोई मोशन मूवमेंट हो रहा है, तो उसके लिए हम थ्रू का यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो कोर्स ऑफ द रिवर है ना, वो मैप के, अगर हम कोर्स ऑफ द मैप रिवर को मैप से रिलेट करेंगे तो मैप एक सरफेस है, ठीक है। मैप एक सरफेस है, और अगर ये सरफेस है, मैप यही तो है, पोस्टर है या पेज है, कुछ भी है। और अगर आप किसी रिवर के कोर्स को आप इस पे ट्रेस कर रहे हैं, ठीक है, तो ये एक सरफेस है, और ये जो कोर्स है वो उस सरफेस के ऊपर है। क्योंकि ये सरफेस में है, इसीलिए इसके साथ में प्रिपरेशन आएगी ऑन, ठीक है। हाँ, सरफेस की प्रिपरेशन जो ऑन होती है। चलिए, तो फिर से मैं बता देता हूँ, इसमें आ गया ऑन, इसमें आ गया ओवर, और इसमें आ गया विद। चलिए, ये हो गया, नेक्स्ट पढ़िए। बैंक ऑन भी होता है सर, बिल्कुल होता है, बट दैट इज अ फ्रेजल वर्ब टू डिपेंड। बहुत महंगी है आपकी बैच। खैर, इन चीजों पे मैं कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि जब मैं इन चीजों पे कमेंट करूंगा कि हमारे बैचेस महंगे हैं सस्ते हैं, तो मुझे दूसरे लोगों के बारे में भी थोड़ी बात करनी पड़ेगी, ठीक है। जो कि मेरा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है कि दूसरे क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, मैं उसके पीछे नहीं पड़ना चाहता, ठीक है। तो समझदार सेंसिबल बच्चे हैं जो ज्वाइन कर सकते हैं, कर लेते हैं। बाकी अगर आपको ये लगता है कि हमारे कोर्सेज महंगे हैं, और ये मैं आपको समझाना चाहूँ कि ये महंगे क्यों हैं, या आपको महंगे लगते हैं तो क्यों लगते हैं, ठीक है, तो मुझे उसमें जो बाकी टीचर्स हैं और उनको भी थोड़ा सा मतलब मेंशन करना पड़ेगा, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि मैं क्यों किसी की बात करूं, ठीक है। सबके अपने अपने तरीके होते हैं जिंदगी में काम करने के। कुछ सीधे हाथ से कान पकड़ते हैं, कुछ घुमा के कान पकड़ते हैं, तो मैं दूसरे टाइप वाला नहीं हूँ, ठीक है। मोहन started speaking in English at the age of 6. It is very kind dash of you to help us. This man reminds me as an old teacher of mine. ये पहले वाला तो आसान है ना। हम्म। गुड। इसका ये जो क्वेश्चन है, मुझे लगता है आसान क्वेश्चन है, ज्यादातर बच्चे इसका सही आंसर दे रहे हैं। देखिए, मोहन स्टार्टेड स्पीकिंग इन इंग्लिश एट द एज ऑफ 6। एट ही क्यों लिखा था, मैं आपको समझा देता हूँ एट हमने क्यों लिखा। एट इज द प्रेपोजिशन ऑफ पॉइंट। एट जो है ना, ये प्रेपोजिशन ऑफ पॉइंट है। जैसे मान लीजिए एक स्केल हो गया, अगर हम एज की किसी पर्सन की बात करें तो वो भी स्केल है। जैसे किसी पर्सन का जन्म हुआ तो जीरो, एज उसकी हो गई जीरो, ईयर मंथ जो भी है उस जीरो हो गया उस समय, ठीक है। और मान लो कोई पर्सन जो है वो, उसकी डेथ हो गई, ये मान लो उसका बर्थ हो गया, ठीक है, और ये उसकी डेथ हो गई। तो लाइफ से लेकर, ये जो लाइफ है किसी भी पर्सन की, ये जो लाइफ है किसी भी पर्सन की, तो लाइफ को अगर हम रिप्रेजेंट करें तो एक टाइम लाइन के थ्रू उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा, मतलब एक स्केल हो जाएगा, टाइम का स्केल हो जाएगा, ठीक है। उस स्केल का फर्स्ट पॉइंट जो है, जीरो पॉइंट जो है, वो होगा उस पर्सन का बर्थ पॉइंट, और जो उसका एंड पॉइंट, लास्ट पॉइंट होगा, वो उसका डेथ पॉइंट होगा, ठीक है। तो बर्थ तो जीरो हो गया, और डेथ मान लीजिए कोई पर्सन 80 ईयर्स का था या 90 ईयर्स का था, 90 ईयर्स में मर गया, 80 ईयर्स में मर गया, तो जो भी लास्ट था वो हो गया, ठीक है। तो ये जो स्केल है, लाइफ एक स्केल है, ठीक है, और इस पे डिफरेंट टाइम पॉइंट्स हैं। ये जीरो है, ये 90 जो है लास्ट है, और इसके बीच में भी होंगे दुनिया भर के, ठीक है। अभी जो सिक्स है ना, एट द एज ऑफ 6, तो ये जो सिक्स है ये भी एक पॉइंट है। अगर हम किसी भी तरीके के स्केल पर किसी पॉइंट को मेंशन करें, मान लीजिए कोई स्केल है, उस स्केल पे कोई पॉइंट है, कोई मार्क है, और हम उस पॉइंट से किसी चीज को रिलेट करना चाहते हैं, उस मार्क से किसी चीज को रिलेट करना चाहते हैं, देन यू यूज द प्रिपोजिशन एट, ठीक है। तो उसके लिए प्रिपोजिशन एट आ जाएगी, ठीक है। और ये सेम कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी आपको शॉर्ट में समझा दिया है, इसी को, हाँ, चिल्ड्रन को कहां से ग्रामर शुरू करूं प्लीज, अभी बताता हूं बच्चे। और तो मैं क्या बताने जा रहा था, हाँ, ये जो मैंने अभी आपको बात शॉर्ट में समझा दी ना बच्चे, यही बात काफी डिटेल में प्रेपोजिशन के उन लेक्चर्स में समझाई गई जो हम पहले यूट्यूब पे डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए।
बेटा विवेक जायसवाल, मैं जरूर ध्यान देता हूँ, मैं इन बच्चों को जरूर ध्यान देता हूँ, और रियली मैं इसके लिए कुछ करूंगा कि जिससे जो बच्चे मतलब हमारे कोर्सेज को या हमारी फीस को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं और हमसे पढ़ना चाहते हैं, मतलब अच्छी बात यह है कि मान लीजिए उनको ये लगता है कि जो हमारी फीस है पेड बैचेस की वो थोड़ी सी ज्यादा है और वो उसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिर भी हमसे पढ़ना चाहते हैं और उनका सपना है मतलब नौकरी पाना या लाइफ में सक्सेस होना, और वो उनको हम में भरोसा है। ठीक है, तो मैं कुछ ऐसा करूंगा, कोई ऐसा प्रैक्टिस बैच या कुछ ऐसा बना दूंगा जिसमें उनकी मतलब हम मदद कर पाए कम फीस में। ठीक है, हालांकि वो जो हमने फीस रखी वो भी कम है, लेकिन जब तुम लोग दूसरों से कंपेयर करते हो तब ज्यादा लगती है। ठीक है, अब दूसरों का तो हम कुछ कर नहीं सकते, दूसरे लोग बहुत छलिया और बहरूपिया टाइप के होते हैं, उनके मतलब बहुत तरीके होते हैं, अलग अलग फंडे होते हैं। ठीक है, वो आपसे भले ही कुछ ना कमाए, लेकिन आपका जो जो मतलब वो कनेक्शन है, जो आपका उनसे अफेक्शन है, वो उसको दूसरी जगह जाके कैश कर लेते हैं। ठीक है, हमारा उस तरीके से काम करने का तरीका नहीं है, हम सीधे तरीके पे चल रहे रास्ते पे चलने वाले लोग हैं। ठीक है, तो इसीलिए आपको ऐसा लगता होगा हमारी फीस ज्यादा, बट एक्चुअली ये ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ज्यादा लगती है कुछ बच्चों के लिए, हो सकता है वास्तव में ये फीस ज्यादा हो, तो हम कुछ ऐसा मतलब बैच वगैरह बना देंगे प्रैक्टिस वगैरह के लिए, सीजीएल या सीपीओ के लिए। उसकी फीस कम होगी और आप उसको ज्वाइन कर लेना। ठीक है, उसमें भी तैयारी आपकी बहुत अच्छी करवा देंगे। नेक्स्ट आ जाओ। तो ये एट वाला हो गया क्लियर। नेक्स्ट पे इट इज वेरी काइंड डैश यू टू हेल्प अस। जब हम किसी पर्सन को अप्रिशिएट करते हैं उसकी किसी क्वालिटी के लिए, तो उस पर्सन को उसकी क्वालिटी से रिलेट करने के लिए, जैसे ये काइंडनेस जो है, मतलब काइंड एडजेक्टिव है जो क्वालिटी ऑफ काइंडनेस को रेफर कर रहा है, और ये वो पर्सन है जिसकी ये क्वालिटी है। ठीक है, तो कोई भी चीज जो किसी से रिलेट करती है या बिलोंग करती है, उसकी प्रिपोजिशन ऑफ होती है। ऑफ इज द प्रिपोजिशन ऑफ बिलोंगिंग, सबको ही पता होगा। हालांकि हम ये स्ट्रक्चर्स रट मारते हैं, हम ये रट मारते हैं, बट इनके पीछे भी कॉन्सेप्ट होता है, अगर आप उसको ध्यान रखेंगे तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ये जो हमने काइंड लिखा है ये क्वालिटी है। ठीक है, क्वालिटी ऑफ काइंडनेस है, और ये क्वालिटी ऑफ काइंडनेस किससे बिलोंग करती है, किससे रिलेटेड है, यू से। तो ये क्वालिटी इस पर्सन यू की है। इंग्लिश में जो बिलोंगिंग की प्रेपोजिशन है, जो पोजीशन की प्रेपोजिशन है, वो है ऑफ। तो ये आंसर, इट इज वेरी काइंड ऑफ यू। ठीक है। हम्म। तुम लोग वास्तव में इतने, अब मैं क्या कहूं, तो इतनी बातें इधर उधर की पूछते हो। सर प्रैक्टिस बैच एसएससी सीजीएल का है, सर ऑफलाइन बैच कब स्टार्ट होगा, सर ये कब होगा। अगर मैं तुम्हारे क्वेश्चंस को सीरियसली लूं, तुम्हारे कमेंट्स को सीरियसली लूं और उनको आंसर करते हुए पढ़ाने की कोशिश करूं, तो मैं वास्तव में कुछ ना पढ़ा पाऊं। ठीक है, वो लो एक आ गया एडवांस यूज ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क, एक फलाना, एक ढिमकाना। यहाँ देखो, इट इज वेरी काइंड ऑफ यू टू हेल्प अस। ये ऑफ समझ में आया मैंने क्यों बताया, मतलब इस ऑफ का कॉन्सेप्ट क्या था, समझ में आया। हम्म, आ गया जो, दिस मैन रिमाइंड्स मी डैज एन ओल्ड टीचर ऑफ माइन। अब इसमें भी देखो वही सेम बात है, जैसे किसी पर्सन ने मुझे कोई चीज याद दिला दी, तो वो जो याद है, वो जो मेमोरी है, वो किससे रिलेटेड है, रिलेटेड टू होम, दैट बिलोंग्स टू होम, किससे बिलोंग करती है। तो वो जो ओल्ड टीचर है, ओल्ड टीचर नाउन को हमें रिलेट करना है मेमोरी से, कि वो जो मेमोरी है, वो जो रिमाइंड करा दी गई बात मुझे है, वो बिलोंग करती है ओल्ड टीचर से, ऑफ। ठीक है, बाकी चाहो तो आप इन्हें ऐसे ध्यान भी रख सकते हो, जैसे कुछ वर्ब्स होती हैं, जैसे रिमाइंड्स मी ऑफ समथिंग है। ठीक है, तो वैसे ही हमें लिख सकते हैं, जैसे अश्योर समवन ऑफ समथिंग। ठीक है, प्रॉमिस समवन ऑफ समथिंग, वांट समवन ऑफ समथिंग, वगैरह वगैरह। तो ये अपना ध्यान रख लेना, मतलब कुल मिला के कि प्रेपोजिशन ऑफ पोजीशन, प्रेपोजिशन ऑफ बिलोंगिंग, प्रेपोजिशन ऑफ रिलेशन ऑफ होती है। ठीक है, तो उसमें ऑफ का यूज क्या करें। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो एक लिख रहा 12,000 रुपए दिए ऑफलाइन में। बेटा 12,000 तो हमारी कभी फीस ही नहीं रही, 11 रह रही। फीस 11,000 थी और तू बढ़ा के लिख रहा है। यहाँ देखो, he has been searching dash his lost bag for a week now. Most foreigners prefer to eat dash fork and spoon. Passengers are not allowed to use phones dash airplanes. ठीक है, ये क्वेश्चंस हैं, इनके ब्लैंक्स फिल करो, कौन सी प्रिपरेशन किस में आएगी बताओ, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ आंसर।
वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा। सारे लोग क्वेश्चंस के आंसर्स कमेंट किया करो, इधर उधर की बात मत किया करो, इसमें कुछ नहीं रखा, ये सब अपना और मेरा टाइम खराब करते हो तुम लोग, ठीक है। मैं तुम लोगों से आज बात करूंगा, 10-5 मिनट बात करूंगा, ये क्वेश्चंस एक बार डिस्कस हो जाए, फिर जो तुम लोग पूछोगे मैं उसके आंसर करने की कोशिश करूंगा। तुम्हारी जो क्वेरीज हैं, कैसे पढ़ाऊं बच्चों को, कैसे मैं खुद पढ़ूं, ये सब मैं बताऊंगा। गुड इवनिंग भैया त्रिभुवन जी। हाँ, अबे आंसर्स कमेंट कर दो। विकास मिश्रा भैया अभी टच में रहो, बस दो कुछ क्वेश्चंस और डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं सारी चीजें आपको बताता हूँ कि आप मुझसे कैसे पढ़ सकते हो, किन चीजों में मैं आपकी मदद कर सकता हूँ तैयारी में, और सारी बातें, ठीक है। देखो, ही हैज बीन सर्चिंग डैश इज लॉस्ट बैग फॉर अ वीक। पहले तो मैं आंसर बता देता हूँ, फॉर। ये फॉर प्रिपरेशन ऑफ पर्पस होती है, जैसे ही हैज बीन सर्चिंग, व्हाई हैज ही बीन सर्चिंग, ठीक है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ सर्च, सर्च का पर्पस क्या है, तो पर्पस की प्रिपरेशन इंग्लिश में फॉर होती है, तो फॉर आ गया, फॉर इज लॉस्ट बैग, ठीक है। इसके आगे की बात बता देता हूं, दे सर्च्ड, ठीक है, द बैग, और दे सर्च्ड फॉर द बैग। तो सबसे पहले एक बात समझना है यहां पर, देखो बड़ी छोटी सी बात है लेकिन इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने सेंटेंस ए लिखा, दे सर्च्ड दैट्स द बैग, और हमने सेंटेंस बी लिखा, दे सर्च्ड फॉर द बैग, बोथ दीज सेंटेंसेस आर करेक्ट, ठीक है। नमस्ते बच्चे, नमस्ते ओम प्रकाश। ये दोनों ही क्वेश्चंस जो हमने लिखे हैं, दे सर्च द बैग एंड दे सर्च्ड फॉर द बैग, बोथ आर करेक्ट स्टेटमेंट। अब हमें समझना है कि यहां पे हमने सर्च वर्ब के बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख दिया द बैग, यहां पर हमने सर्च वर्ब के बाद में फॉर प्रिपरेशन लिखी, अब फिर ऑब्जेक्ट लिखा। तो हमें समझना है कि भाई ये दोनों सही क्यों हो गए, एक में प्रिपरेशन लिख रहे हैं एक में नहीं लिख रहे, तो एक तो गलत हो जाना चाहिए। और अगर ये दोनों ही सही हो गए तो फिर व्हाट्स द डिफरेंस, डिफरेंस क्या है, तो देखिए, ये जो सर्च वर्ब होती है ना बच्चे, सर्च का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट, इन्वेस्टिगेट करना, तलाशी लेना, चेक करना, ठीक है, ये होता है। और सर्च फॉर का मतलब होता है ढूंढना, टू लुक फॉर, खोजना। तो जब हम सर्च के साथ फॉर यूज करते हैं तो उस वर्ब का मीनिंग कुछ और हो जाता है, और जब नहीं यूज करते हैं तो मीनिंग कुछ और होता है। दे सर्च द बैग का मतलब हो गया उन्होंने बैग की तलाशी ली, जैसे जब हम एयरपोर्ट से या मेट्रो से कहीं जाते हैं, मेट्रो में तो खैर नहीं होता है, वहां पे स्कैनर के थ्रू बैग को निकालते हैं, लेकिन एयरपोर्ट्स वगैरह पे होता है कई बार, ठीक है। तो अगर हम लिख रहे हैं द सर्च द बैग, तो इसका मतलब जो बैग है उसकी तलाशी ली गई, बैग के अंदर क्या है क्या नहीं है, सारी चीजें चेक की गई। लेकिन अगर हम सर्च फॉर द बैग लिख रहे हैं तो इसका मतलब बैग को उन्होंने ढूंढा, ये ध्यान रखना है दोनों का डिफरेंस। अब यहां पर आए तो यहां पर हमें सोचना है कि हमने प्रिपरेशन क्यों लिखी, फिर तो हटाओ प्रिपरेशन, ऐसे सही हो जाना चाहिए, तो ऐसा इसलिए सही नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे लिखा हिज लॉस्ट बैग। तो लॉस्ट बैग से हमें कॉन्टेक्स्ट मिल गया कि यहाँ पर बैग को चेक करने की बात नहीं हो रही है, बैग को खोजने की बात हो रही है, ठीक है। तो चूंकि वहां पर कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो गया कि वहां पे कॉन्टेक्स्ट जो है वो सर्च का मतलब है ढूंढना, ठीक है, ना कि चेक करना, तो इसीलिए हमने फॉर लिख दिया, ठीक है। तो इसमें फॉर आ गया, नेक्स्ट में जाइए। फिर ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको मैं केवल आंसर बता देता हूं, एक्सप्लेन करने वाली कोई खास बात इसमें है नहीं। मोस्ट फॉरनर्स प्रेफर टू ईट डैश फॉर्क एंड स्पून। अब देखिए, जब हम खाते हैं तो ऑब्वियस बात है, हम खाना खाते हैं, फॉर्क एंड स्पून तो खा नहीं सकते, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो ईट के बनेंगे नहीं, बिकॉज दीज आर नॉट ईटेबल थिंग्स। अब जब हम खाते हैं देन वी नीड सम इंस्ट्रूमेंट टू परफॉर्म दैट एक्टिविटी। जब भी हमें किसी इंस्ट्रूमेंट को रेफर करना हो जिसकी मदद से किसी मतलब एक्टिविटी को परफॉर्म किया जा रहा है, तो उसके लिए प्रिपरेशन आप यूज करें हमेशा विद इज द प्रिपरेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। तो फॉक एंड स्पून जो है ना, वो इस एक्टिविटी को कैरी करने के इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि जब हम खाते हैं, बहुत से लोग अपने हाथ से खा लेते हैं बाय हैंड, ठीक है, बहुत से लोग होते हैं वो मतलब चम्मच वगैरह से खाना पसंद करते हैं, तो ये उसके लिए लिखा है। जैसे हम लिखते हैं तो वी राइट विद अ पेन, तो पेन इज एन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। और सपोज समवन शूट्स समबडी एल्स, किसी ने किसी को शूट कर दिया, तो शूट करने के उसने क्या इंस्ट्रूमेंट यूज किया, गन, तो हम लिख देंगे ही शॉट देम विद अ गन, ठीक है। तो विद इज द प्रेपोजिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट में आइए, पैसेंजर्स आर नॉट अलाउड टू यूज फोन्स ऑन एयरप्लेन्स।
ये आर्टिकल का कॉन्सेप्ट है। मैं मतलब आर्टिकल में पढ़ाता हूँ, वैसे है तो प्रीपोजिशन का यूज, लेकिन चूंकि मैं जब चैप्टर्स अपने पढ़ाता हूँ तो उसमें आर्टिकल को प्रीपोजिशन से पहले पढ़ाता हूँ, इसलिए मैं इसको आर्टिकल्स में क्लियर कर देता हूँ। देखिए, जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होते हैं, हम्म, हाँ बच्चे, जो जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होते हैं उनके साथ में हम प्रीपोजिशन यूज करते हैं इन या ऑन। इन प्रीपोजिशन का यूज हम करते हैं उनके साथ में जिनमें हम कन्फाइन हो जाते हैं, घिर जाते हैं, और हमारे मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, जिनमें हमारे मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्ट नहीं होते हैं, वी कैन फ्रीली वॉक, ठीक है, गो, तो उनके साथ हम यूज करते हैं ऑन। जैसे कि देखिए, टैक्सी है, टैक्सी में हम बैठ गए तो अब हम उसमें खड़े होकर घूम नहीं सकते, फिर नहीं सकते, तो इन आ गया, क्योंकि हम उसमें कन्फाइंड हो गए। ठीक है। या जैसे एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस है, हेलीकॉप्टर है, ठीक है, कार है, कैब है, ऑटो है, इनके साथ आप यूज करें इन अ कार, इन अ कैब, इन एन ऑटो, इन एन एम्बुलेंस, इन अ हेलीकॉप्टर वगैरह। लेकिन जिन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पे हम फ्रीली वॉक कर सकते हैं या जिनमें हम कन्फाइंड नहीं होते हैं, उनके साथ आप लिखें ऑन एन एरोप्लेन, ऑन अ शिप, ऑन अ बस, ठीक है, ऑन अ ट्रेन। ठीक है। अच्छा, कुछ ऐसे भी मीन्स ऑफ व्हीकल होते हैं जिन पे हम फ्रीली वॉक नहीं कर सकते, मूव नहीं कर सकते, लेकिन हम उनमें कन्फाइंड भी नहीं होते, जैसे बाइक है, हॉर्स है, बाइसिकल है, तो उसमें भी आप यूज करें ऑन। ठीक है। तो एयरप्लेन्स के साथ में लिखें ऑन। एयर देखो, एरोप्लेन्स हैं, बस है, ट्रक है, शिप है, इनके साथ ऑन यूज करें। कार है, कैब है, टैक्सी है, हेलीकॉप्टर है, एम्बुलेंस है, इनके साथ इन यूज करें। और इन सारे कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में आपका आर्टिकल चैप्टर में पढ़ाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, द रेफरी शुड हैव वार्न्ड द प्लेयर डैश डेंजरस प्ले, द thieves had already escaped dash window, how many such people do they have dash their team? 13th, 14th, 15th, बच्चे इन क्वेश्चंस को भी एक बार कमेंट करें। The referee should have warned the player dash dangerous play. The thieves had already escaped dash window. ये थोड़ा सा गलत लिखे है, इसमें द वगैरह लिख लेना आप, पता नहीं ध्यान नहीं दिया। हाउ मेनी सच पीपल डू दे हैव डैश योर टीम? सर जी, हम ठगे गए हैं ऑनलाइन बैच में, नाम नहीं बताना चाहता हूँ, वो बहुत पॉपुलर हैं, बट सिखाया कुछ नहीं, बस रटा दिया, इसलिए आपके पास आया हूँ, सो आई वांट अफोर्डेबल प्रैक्टिस। ठीक है बच्चे, ऑनलाइन में यही होता है, ऑनलाइन में मतलब ठगने का काम ज्यादा होता है, ऑफलाइन में बच्चा थोड़ा सा इतना ज्यादा नहीं ठगा जा पाता, ऑनलाइन में तो बहुत ठगते हैं, मतलब ठीक है, कोई नहीं, होता रहता है, ये एक्सपीरियंसेस होते हैं, लेकिन आगे के लिए कम से कम आँख खोलना आप। अब देखो, इसका बच्चे आंसर कर रहे हैं कि ऑफ आना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं पे हमने याद कर लिया होता है वॉन के साथ में ऑफ आता है, बट इसका आंसर है फॉर। ठीक है। अब आंसर फॉर है, और फॉर क्यों है ये मैं आपको बताता हूं, इसको समझना। देखो, दे वांट हिम ऑफ द रिस्क, ऑफ द रिस्क इन्वॉल्व, ऐसे कुछ लिख लो। ठीक है। दे वांट हिम फॉर कमिंग लेट।
अब ये जो दोनों आप समझ जाओगे ना, तो वो आंसर अपने आप समझ जाओगे कि इसमें ऑफ क्यों नहीं आया, फॉर क्यों आया, ये समझ जाओगे जब ये बातें समझोगे दोनों। देखो, जैसे हम वॉन के साथ में प्रेपोजिशन ऑफ का यूज करते हैं। ठीक है, हाँ ये समझना। जैसे हमने लिखा दे वार्नड हिम ऑफ द रिस्क, तो ऑफ द रिस्क का मतलब होता है अबाउट। दे वार्नड हिम अबाउट द रिस्क, मान लीजिए कोई पर्सन कोई काम करने जा रहा है, उस काम में कोई रिस्क है, तो उसके किसी पर्सन ने, मतलब रिलेटिव ने या फ्रेंड ने उसको बता दिया कि भाई ये जो आप काम करने जा रहे हो उसमें रिस्क है। तो मतलब जो उसकी वार्निंग थी दैट वाज रिलेटेड टू द रिस्क। तो अभी हमने यही पढ़ा था ना कि जब व्हेन वी हैव टू रेफर टू समथिंग रिलेटेड, पजेस्ट और बिलोंग, तो हम ऑफ यूज करते हैं। तो अगर हम ये लिख रहे हैं द वार्नड हिम ऑफ द रिस्क का मतलब, तो इसका मतलब रिस्क से रिलेटेड वार्निंग उसको पहले ही दे दी गई थी। अब यहाँ थे द वार्नड हिम फॉर कमिंग लेट, अब कोई पर्सन लेट आया तो इस वजह से उसको वार्निंग दी गई कि भाई आप लेट आए तो वार्न किया गया, अगली बार लेट आएगा तो पनिशमेंट भी मिल सकता है। तो ये जो फॉर कमिंग लेट है ना, ये कॉज है। कॉज और पर्पस की प्रिपरेशन फॉर होती है। तो अगर उन्होंने उसको वार्न किया, उसका कोई कॉज है, कॉज आपको बताना है कि किस वजह से वार्निंग दी गई, क्यों उसको वार्निंग दी गई, वाई, तो आप फॉर लिखिए। वार्निंग किससे रिलेटेड थी, रिलेशन शो करना है, तो आप लिखिए ऑफ। तो ये दोनों सही है बच्चे, ऑफ भी सही है, फॉर भी सही है, बट देयर इज कॉन्टेक्चुअल डिफरेंसेस, कॉन्टेक्चुअल डिफरेंसेस है वो आप समझ लो। अब यहाँ द रेफरी शुड हैव वार्न द प्लेयर, अब हम कह रहे हैं कि रेफरी को प्लेयर को वार्न करना चाहिए था। ठीक है, तो इसका मतलब प्लेयर ने कुछ ऐसा किया होगा जिसकी वजह से हम चाहते थे कि उसका कंसिक्वेंस आता है कि उसको वार्निंग तो कम से कम देनी चाहिए थी। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम ये लिख रहे हैं ना, ये कॉज ऑफ वार्निंग है, ये कॉज है। ठीक है, तो हमने फॉर लिख दिया, फॉर डेंजरस प्ले, भाई डेंजरस तरीके से कोई प्ले कर रहा है जिसमें खुद को या दूसरे को चोट मार सकता है, तो कॉज के लिए प्रिपरेशन फॉर का यूज करें, तो इसमें लिखे द रेफरी शुड हैव वार्न द प्लेयर फॉर डेंजरस प्ले। डेंजरस प्ले के लिए कॉज हो गया, उसको वार्निंग मिलनी चाहिए थी, बट एक्चुअली नहीं मिली होगी, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दिस। तो यहाँ पे आ गया फॉर। अब इसमें आइए, ये द लिख लेना, आप अपने पास से लिख लेना। इसमें लिखा द थीव्स हैड ऑलरेडी एस्केप्ड डैश विंडो। तो जो हमारी वो प्रेपोजिशंस के कॉन्सेप्ट मैंने पहले डिस्कस किए एक लेक्चर में, उसमें ये समझा रखा है, फिर से बता देता हूँ। जब हम किसी एक चीज के पार होके निकल जाते हैं, उसको एज अ मीन्स यूज करते हैं, तो उसके लिए प्रिपरेशन लिखा करो थ्रू। थ्रू इज द प्रिपरेशन ऑफ मीन्स। ठीक है, अब जैसे कोई पर्सन है, रूम के अंदर है और रूम के बाहर उसको जाना है, तो उसको एक मीन्स चाहिए ट्रांसफर होने के लिए, अपनी पोजीशन को ट्रांसफर करने के लिए। ठीक है, तो वो मीन्स विंडो हो गया, दीवार से तो कोई पर्सन उधर निकल नहीं जाएगा। ठीक है, तो विंडो जो है वो मीन्स है, मीन्स की प्रिपरेशन है थ्रू। बाकी जो ओपनिंग्स होते हैं, उन ओपनिंग्स के लिए आप थ्रू का यूज किया करो। यहाँ पे थ्रू का एक तरीके से मीनिंग फ्रॉम हो जाता है। नेक्स्ट है ये, हाउ मेनी सच पीपल डू दे हैव डैश योर टीम। ये जो 15th क्वेश्चन है, मैं चाहूंगा एक बार तुम लोग इसका आंसर कमेंट करो, फिर मैं इसको समझाता हूँ इसका आंसर क्या है। हाउ मेनी सच पीपल डू दे हैव डैश देयर टीम। कमेंट द आंसर टू द क्वेश्चन 15। वोकैब कहां से प्रिपेयर करें बच्चे, एक काम करो, वोकैबुलरी की चिंता ना करो, आई टेक केयर ऑफ दिस प्रॉब्लम ऑफ योर्स। ठीक है, ये तो तुम्हारी जो वोकैब को लेकर जो प्रॉब्लम है ना, आई टेक केयर ऑफ इट। ठीक है, मैं इसका कुछ करता हूँ। देखो, इसमें दो प्रिपरेशन यूज हो सकते हैं, ऑन या इन। देखो, जैसे टीम है, लिस्ट है, इस तरीके के मतलब तुमने देखा होगा कि दो प्रिपरेशन यूज होते हैं, ऑन और इन। तो मैं बता देता हूं दोनों में डिफरेंस क्या होता है। अमेरिकन यूसेस में ऑन, ब्रिटिश यूसेस में इन। जैसे तुमने देखा होगा कि जो इंग्लिश है, इंग्लिश के मतलब वैसे तो कई वर्जन है, ऑस्ट्रेलियन अलग है, ब्रिटिश अलग है, अमेरिकन अलग है, अपनी इंडियन अलग है, अफ्रीकन अलग है, न्यूजीलैंड की अलग है। ठीक है, तो इंग्लिश के यूसेस जो है ना, उनके डिफरेंट वर्जन हैं, अक्रॉस द ग्लोब उनको अलग अलग तरीके से उसमें डिफरेंसेस हैं काफी। ठीक है, ऐसे डिफरेंसेस प्रेपोजिशंस में लगभग नहीं है, बहुत कम है, मतलब इस तरीके के डिफरेंसेस कि अमेरिकन और इंग्लिश वर्जन में मतलब इंग्लिश वर्जन में प्रेपोजिशंस भी डिफरेंट हो। लेकिन ये ध्यान रखना, ये जो हम ऑन इन लिख रहे हैं ना, इधर इज करेक्ट। मैं ये बात आपको इसलिए बता रहा हूँ कि क्या पता चले आप ऑन देयर टीम लिखा हुआ पढ़ो और उसको गलत मान लो, या इन देयर टीम लिखा हुआ पढ़ो उसको गलत मान लो। इट इज नॉट अबाउट बीइंग रॉन्ग और राइट। ठीक है, दीज आर टू डिफरेंट versions of language. Americans prefer on in such scenarios. ठीक है, on their team, on the list. ठीक है, बट इंग्लिश पीपल, मतलब इंग्लिश का मतलब ब्रिटिश, ब्रिटिश पीपल यूज इन। ठीक है, अच्छा रह गई बात ये, हालांकि तुम लोग जानते भी होगे, बताने की कोई जरूरत नहीं है कि हम लोग इंडिया में ऑफिशियली तो
ब्रिटिश इंग्लिश ही फॉलो करते हैं, ठीक है। हम ब्रिटिश इंग्लिश को ही ऑफिशियली फॉलो करते हैं, बट मार्केट में दबदबा ज्यादा जो है वो अमेरिकन इंग्लिश का है, ठीक है। तो आप ऑन और इन में से आप कुछ भी लिख दोगे इसमें सही हो जाएगा। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। और वी विल डिस्कस मोर क्वेश्चंस, मोर प्रैक्टिस क्वेश्चंस इन कमिंग क्लासेस। और आज के लिए बस इतने ही। अब वो बच्चे जिनको जो अपना पूछ रहे थे प्रिपरेशन वगैरह के लिए, देखिए मैं एक चीज आप लोगों से आज कमिट करता हूँ, ठीक है, और कोशिश करूंगा उसको फुलफिल भी कर पाऊँ। एक प्रैक्टिस बैच सीजीएल या सीपीओ के लिए, ठीक है। जो बच्चे इंग्लिश पढ़ चुके हैं कहीं से, चाहे सही या गलत जैसी भी, उन्होंने मतलब एक बार सिलेबस तो पढ़ ही लिया है, ठीक है, और ज्यादा फीस वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनके लिए मैं एक कर देता हूँ कि एक सस्ता, मतलब सस्ता आपकी लैंग्वेज में, ठीक है। बाकी मेरे हिसाब से तो सस्ता महंगा कुछ नहीं होता, बस या तो रीजनेबल होता है या फिर नहीं होता है, मतलब ठीक है। एक सस्ता प्रैक्टिस बैच अनाउंस कर दूंगा, जो बच्चे सीजीएल सीपीओ वगैरह को लेकर तैयारी कर रहे हैं उनके वो काम आ जाएगा, ठीक है। और थोड़ा सा डिटेल में प्रैक्टिस करवा देंगे, जिससे कि अगर उन्होंने कहीं से अच्छी जगह से इंग्लिश नहीं पढ़ पाई है, गलत जगह से पढ़ ली है, तो भी उनको फायदा हो जाए, ठीक है। ये जो मैं कमिट करता हूँ ऐसा मैं कर दूंगा आप लोगों के लिए। उसके बाद में जो बच्चे ऑनलाइन हमारे प्रोग्राम्स कोर्सेज के बारे में जानना चाह रहे थे, मैं देखो बता देता हूँ। अगर आप एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, स्टेनोग्राफर, सीएचएसएल, सीडीएस, एनडीए वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारा एक एप्लीकेशन है असेक लाइव, एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। और इस पे एक बैच है एनकॉम ऑनलाइन, एनकॉम ऑनलाइन, उसे ज्वाइन करें। हालांकि मैं इस तरीके की बातें करता नहीं हूं, लेकिन फिर भी अगर मतलब आपको बताना चाहूं तो इस समय मुझे लगता है कि जो भी कंपटीशन के बच्चे तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उनके पास इंग्लिश की प्रिपरेशन के लिए इससे बेटर कोई दूसरा ऑप्शन होगा नहीं, मतलब किसी प्लेटफॉर्म पे भी नहीं होगा, ठीक है। एनकॉम ऑनलाइन एक बड़ा जबरदस्त बैच है। इसमें है क्या, देखिए मैं आपको बताता हूँ, इंग्लिश के जो फंडामेंटल्स हैं, जो बच्चे को पहले से आने चाहिए कंपटीशन की तैयारी करने से पहले, वो हमने दे रखे हैं। 27 वीडियोस हैं, आप उनको देखें, बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद में जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिन पे बेस्ट पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, हर एक चैप्टर के, टेंस के, प्रोनाउन के, नॉन फाइनाइट वर्ब्स के, कंडीशंस के, मॉडल्स के, वो सारे उसके अलग से लेक्चर्स हैं, ठीक है। और हफ्ते में 2 बार, ट्वाइस अ वीक, उस पे लाइव डाउट एंड प्रैक्टिस क्लासेस होती हैं। उन लाइव डाउट एंड प्रैक्टिस क्लासेस में आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो, प्रिपेयर करते समय जो आपको आते हैं वो पूछ सकते हो। और साथ ही साथ में मैं आपको कुछ अच्छे प्रैक्टिस क्वेश्चन सिखाता हूँ, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। एग्जाम पे जिस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और जो कंफ्यूजिंग होते हैं, वो मैं आपको उसमें प्रैक्टिस भी करवाता हूँ। तो एनकॉम ऑनलाइन जो है वो एक कंप्लीट सोल्यूशन है आपकी इंग्लिश के प्रिपरेशन के लिए, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है। तो बस यही है। ASIC लाइव एप्लीकेशन का नाम है, ASIC लाइव एप्लीकेशन डाउनलोड करें, एनकॉम ऑनलाइन उस पर बैच है, उसको ज्वाइन कर लें। फीस हालांकि वहां पे मेंशन भी है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ, इस बैच की फीस है 5000, ठीक है। मैं फिर से बताता हूँ उसमें क्या क्या है। सबसे पहले है वीडियोज ऑन फंडामेंटल्स, लैंग्वेज फंडामेंटल्स। फिर है जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जिन पे बेस्ट पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, चैप्टर वाइज वो कॉन्सेप्ट्स हैं। अब फिर उसके बाद में लाइव डाउट एंड प्रैक्टिस सेशंस हैं, लाइव डाउट एंड प्रैक्टिस सेशंस हैं जिनमें आपके डाउट्स और एग्जाम से रिलेटेड प्रैक्टिस कराई जाती है। मतलब इससे बेस्ट कुछ नहीं है, हमें भी पता है, जितना मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ, चाहे कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है, किसी के पास भी, मतलब बार बार एक ही बात कह रहा हूँ, चलो हो गया। एनकॉम ऑनलाइन 50-50 नहीं, 100% हो जाएगा। अब एक दो बच्चों की इधर उधर की बातें कर लेता हूँ, देखो। एक अपने लर्नर हैं, इनका नाम है गोविंद राजभर। गोविंद राजभर जी क्या कह रहे हैं, सभी वीडियोस परचेज किया हूं, कैसे टीच करूं। देखो, टीच करने के लिए अगर आप मतलब इंटरेस्टेड हो टीचिंग में, तो उसके लिए हमारा प्रोग्राम जल्दी लॉन्च होगा टीचर्स का। उसमें हम आपके ओरिएंटेशन वगैरह क्लासेस भी रखेंगे, कैसे सब पढ़ाना है, कैसे डील करना है, कैसे सिचुएशन कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे लेक्चर प्लान करना है, ये सब उसमें सिखाया जाएगा, ठीक है, वो अलग प्रोग्राम है। तो उसका तो मतलब आपके लिए बस यही मैसेज है, जस्ट वेट, थोड़ा सा वेट कर लें, ठीक है। हाँ, हरेंद्र जाजरा जी, क्या क्वेश्चन है आपका, सम वर्ड्स अबाउट एसेक फर्स्ट। ये सब मैं फरवरी में स्टार्ट कर दूंगा, 26 जनवरी जाने दो, सब स्टार्ट कर दूंगा।
3 बार मैसेज कर चुका हूँ कंजंक्शन और प्रीपोजिशन के क्लैरिटी टैकल करने के हिंट क्या है। मेरे पास एक क्वेश्चन है जो प्रीपोजिशन और कंजंक्शन बताना टफ है। पूछो बच्चे क्वेश्चन। ईश्वर झा, अगर आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसमें आपको कंफ्यूजन हो रहा है, तुरंत पूछो, अभी पूछो, आज मेरे से अभी पूछ लो, मैं उसको आंसर करके तभी जाऊंगा, ठीक है। हाउ टू टीच बेसिक कॉन्सेप्ट बाय योर वीडियोस। ये सारी बातें मैं जो टीचर्स के लिए सेशंस रखूंगा उसमें डिस्कस करूंगा, ठीक है। मेरे लिए ज्यादा फीस है। हाँ। तो बेटा मैं आपको बता रहा हूँ ना, एक प्रैक्टिस बैच में बना दूंगा, उसके लिए थोड़ा सा वेट कर लो। फ्री में नहीं पढ़ाएंगे इस ऐप पर। बच्चे देखिए, जो हम फ्री वगैरह की क्लासेस लेते हैं ना, यूट्यूब पर ही लेते हैं और किसी दूसरी जगह नहीं। जो भी हमारी फ्री क्लासेस वगैरह होती हैं वो यूट्यूब पर ही होती हैं, बाकी कहीं नहीं होते हैं। आई विल वेट। ग्रेट। ग्रेट। अच्छा, अगर क्लास के नोटिफिकेशन और थोड़ा पहले मिल जाए, मैं कोशिश करूंगा बच्चे, मैं इसकी जरूर कोशिश करूंगा कि आप लोगों को क्लास के नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए, ठीक है। हाँ। व्हाट्सएप नंबर दे देता हूँ बच्चे, ये देखो, देखो यहाँ पर ये वाला जो व्हाट्सएप नंबर है ना, ये वाला, इस नंबर का व्हाट्सएप मेरे पास है। मतलब मेरे फोन पे इस नंबर का व्हाट्सएप एक्टिव है, तो अगर आप इस नंबर पे कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी भेजेंगे तो वो मेरे पास ही आएगी डायरेक्ट, ठीक है। ये दुरानी सर के पास रहता है, ये वाला दुरानी सर के पास है और ये मेरे पास है, ठीक है। तो आप इस नंबर पे 9891991159 पर अपनी क्वेरी या क्वेश्चन जो भी है वो अपना शेयर करें मेरे साथ, ठीक है। सो डियर लर्नर्स, आई थिंक इट इज टाइम टू से बाय। अब बाय करते हैं, बहुत टाइम हो गया, इट इज अबाउट 1.25 आवर्स, ठीक है। तो we will have a next live session very soon. uh, keep enjoying learning English. Thank you everybody, bye, good night. And one more thing, happy Republic Day.